चलिए जानते हैं झारखंड की आज के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को हाइप लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। मैया सम्मान योजना 16वीं किस्त अपडेट। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि झारखंड के 12 जिलों की महिलाओं को 16वीं किस्त का भुगतान सबसे पहले किया जाएगा। इनमें रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा शामिल हैं। इन जिलों के लाभार्थियों का डीबीटी वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और 2,500 रुपए जल्द ही उनके खातों में भेजे जाएंगे। जिन महिलाओं को पिछली यानी 15वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें इस बार 5,000 रुपए मिलेंगे, यानी दोनों किस्तों का लाभ एक साथ मिलेगा। किस्त चेक करने का तरीका, वेबसाइट पर जाएं mmsi.jharkhand.gov.in। लॉगिन में आधार नंबर या एप्लीकेशन आईडी डालें। चेक इंस्टॉलमेंट स्टेटस में जाकर स्थिति देखें, या फिर बैंक से आने वाला एसएमएस, पासबुक, सीएससी सेंटर या यूपीआई ऐप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करें। किस्त झारखंड स्थापना दिवस तक जारी की जा सकती है। झारखंड में ठंड ने बढ़ाई रफ्तार। 14 जिलों का तापमान 20 डिग्री से नीचे। खूंटी सबसे ठंडा जिला। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के असर से झारखंड में सर्दी तेजी से बढ़ रही है। राज्य के 14 जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। खूंटी का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन से 4.8 डिग्री कम है। यह फिलहाल राज्य का सबसे ठंडा जिला बन गया है। रांची का तापमान गिरकर 23.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री कम है। वहीं जमशेदपुर में 2.6 डिग्री और डाल्टनगंज में 3.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दिन का तापमान हल्का बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटों में तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 2 दिनों में करीब 3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है। वहीं 8 नवंबर से फिर गिरावट शुरू होगी। फिलहाल सुबह के समय कोहरा या हल्की धुंध छाई रहेगी और दिन में आसमान साफ रहेगा। 10 नवंबर तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है, जिसके बाद धुंध गहराने और न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है। गुमला में नाबालिग गर्भवती लड़की की हत्या, प्रेमी पर लगा हत्या का आरोप। झारखंड के गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र के पुराना रायडीह गांव में एक नाबालिग गर्भवती लड़की की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार की है। हत्या का आरोप 19 वर्षीय सुमन यादव पर लगा है, जो मृतका का प्रेमी था। मृतका का नाम अंशिका तिर्की बताया गया है, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और पिछले 1 सप्ताह से सुमन के घर रह रही थी। वह 5 माह की गर्भवती थी। घटना के समय सुमन यादव घर में मौजूद था और भागने का प्रयास नहीं किया। सूचना मिलते ही रायडीह थाना प्रभारी संदीप कुमार यादव पुलिस दल के साथ पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सुमन ने बताया कि उसने गुस्से में आकर हत्या की। आरोपी ने कहा कि उसे नाबालिग प्रेमिका को घर में रखने पर आत्मग्लानि हो रही थी। आरोपी की मां के अनुसार वह 3-4 दिन से नहीं सोया था और उसकी मानसिक स्थिति असामान्य लग रही थी। पुलिस प्रेम संबंध, गर्भावस्था और सामाजिक दबाव जैसे पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना की सच्चाई जानने के लिए ग्रामीणों से पूछताछ जारी है। जामताड़ा में एनजीओ की आड़ में ठगी। वार्ड टीचर बनाने के नाम पर महिलाओं से 36 लाख रुपए की लूट। संचालक गिरफ्तार। साइबर अपराधों के लिए मशहूर जामताड़ा जिले में अब नौकरी के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। लाइफ चाइल्ड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी नामक एक एनजीओ ने आदिवासी और गरीब महिलाओं को निशाना बनाया। एनजीओ संचालक धीरज कुमार गुप्ता, जो गोपालगंज, बिहार का निवासी है, पर 117 लोगों से करीब 36 लाख रुपए ठगने का आरोप है। आरोपी महिलाओं को वार्ड टीचर की नौकरी का झांसा देता था और 24 शाखाएं चलाने का दावा करता था। हर अभ्यर्थी से 31,000 रुपये नियुक्ति शुल्क, 300 रुपये परीक्षा शुल्क और 500 रुपये ट्रेनिंग शुल्क के नाम पर वसूले जाते थे। शिकायत पर एसडीओ अनंत कुमार ने छापेमारी की, जिसमें पता चला कि संस्था उत्तर प्रदेश के देवरिया में पंजीकृत थी,
पर झारखंड में कोई वैध अनुमति नहीं थी। इसके बाद कार्यालय को सील कर दिया गया। आरोपी धीरज कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर नगर थाना भेजा गया। सीओ जामताड़ा के बयान पर थाना कांड संख्या 127-25 के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है और इस ठगी के रैकेट की विस्तृत जांच की जाएगी ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। धनबाद में रिटायर्ड रेलकर्मी के खाते से ठगों ने उड़ाए 22,15,000 रुपए। सहायक अधिकारी बनकर दिया धोखा। पुलिस को रेलवे कार्यालय की मिली भगत की आशंका। धनबाद रेल मंडल के ऑपरेटिंग विभाग से 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए सत्यपाल खेंद्रिया निवासी बैंक मोड़ शांति भवन के खाते से साइबर ठगों ने 22,15,000 रुपये उड़ा लिए। घटना मंगलवार की है। सत्यपाल के खाते में 2 नवंबर को रिटायरमेंट की रकम जमा हुई थी। उसी दिन एक ठग ने खुद को सहायक कार्मिक अधिकारी बताकर फोन किया। उसने व्हाट्सएप पर सत्यपाल के हस्ताक्षर युक्त फोटो और रेलवे के दस्तावेज भेजे, जिससे भरोसा जीत लिया। इसके बाद उसने एटीएम जाकर प्रक्रिया करने को कहा और बातचीत के दौरान 3 ओटीपी साझा कराए गए। इसी दौरान खाते से रकम निकाल ली गई। सत्यपाल को शक होने पर वे बैंक पहुंचे, जहां अधिकारियों ने बताया कि 1 घंटे पहले ही खाते से रकम कई अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई है। बैंक ने एक ट्रांजैक्शन को होल्ड करने में सफलता पाई। पीड़ित ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि यह रेल अधिकारियों के साथ हुई 5वीं ऐसी घटना है। जांच में रेलवे दस्तावेज लीक होने की आशंका जताई गई है। पुलिस को शक है कि इस ठगी में रेलवे कार्यालय के किसी कर्मचारी की मिली भगत हो सकती है। मामला दर्ज कर जांच जारी है। बोरियो विधायक ने किसानों को 50% अनुदान पर दिए गेहूं बीज। कार्यालय में स्टाफ नदारद मिलने पर उपायुक्त को जांच के निर्देश। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड में मंगलवार को कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किसानों के बीच गेहूं बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि बोरियो विधायक धनंजय सोरेन ने स्वयं किसानों को बीज वितरित किया। लगभग 20 किसानों को 50% अनुदान पर प्रति किसान 40 किलोग्राम गेहूं बीज दिया गया। विधायक ने कहा कि सरकार किसानों को समय पर मौसम के अनुसार बीज उपलब्ध करा रही है ताकि वे समय से बुआई कर सकें। बीज वितरण से किसानों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। कार्यक्रम के बाद विधायक ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां केवल 3 स्टाफ मौजूद थे। बीडीओ और सीओ जिला बैठक में गए थे। स्टाफ की कमी देखकर विधायक ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दूर दराज पहाड़ी इलाकों से आदिवासी किसान प्रखंड कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। विधायक ने तुरंत उपायुक्त को फोन कर मामले की जानकारी दी और जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता को परेशानी न हो। जीएसटी में राहत, लेकिन जेब पर बोझ वही। कंपनियों की नई चाल, वजन घटा, दाम वही। जीएसटी घटने के बाद लोगों को सस्ते दामों की उम्मीद थी, लेकिन एफएमसीजी कंपनियों ने चालाकी से राहत गायब कर दी है। सरसों और रिफाइंड तेल पर जीएसटी कम हुआ, पर कंपनियों ने पैक का वजन घटा दिया। पहले 1 लीटर की जगह अब 750 से लेकर 820 ग्राम तक तेल दिया जा रहा है। पैकिंग वही, कीमत वही, लेकिन तेल कम। लोगों को इसका एहसास नहीं हो रहा क्योंकि एमआरपी ऊंची रखी गई है। सिर्फ तेल ही नहीं, साबुन और सर्फ के दाम भी चुपचाप बढ़ा दिए गए हैं। साबुन 38 से बढ़कर 39 रुपये, 1 किलो सर्फ 74 से बढ़कर 76 रुपये, आधा किलो 38 से बढ़कर 39 रुपये। वॉश पाउडर 1 किलो 132 से 134, आधा किलो 66 से 67 रुपये। बिस्किट कंपनियां भी लोगों को उलझा रही हैं। 4 रुपये 50 पैसे का पैक बाजार में है, जिससे दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान हैं क्योंकि 50 पैसे लौटाना मुश्किल है। खुदरा व्यापारियों ने कहा कि कंपनियां धीरे धीरे वजन घटाने और दाम बढ़ाने की नीति अपना रही हैं। जेसीपीडीए अध्यक्ष संजय अखौरी ने कहा, जिन चीजों पर जीएसटी में राहत मिली वहां वजन घटाना और जिन पर नहीं मिली वहां दाम बढ़ाना जनता के साथ धोखा है। कंपनियों की यह रणनीति मिडिल क्लास और लोअर इनकम परिवारों पर सीधा असर डाल रही है।
पहले जितने पैसे में एक हफ्ते का तेल या सर्फ चलता था, अब 2-3 दिन ही चल पाता है। धीरे धीरे हर महीने सैकड़ों रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है, जिससे घर का बजट बिगड़ रहा है। राहत के नाम पर जनता ठगी जा रही है। बोतल वहीं, पैकिंग वहीं, पर माल कम। असल में कंपनियां चुपचाप जेब काट रही हैं और लोग समझ रहे हैं कि चीजें सस्ती हुई हैं। पलामू में अवैध बालू उठाव के दौरान हादसा, मजदूर की मौत। पलामू जिले के नवाजेपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात अवैध बालू तस्करी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में मजदूर अजय यादव की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बालू लदे ट्रैक्टर का डाला अचानक पलट गया, जिससे अजय यादव उसकी चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही नवाजेपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार गुप्ता दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले गए। प्रारंभिक जांच में मौत ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुई बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रैक्टर का मालिक स्थानीय बालू माफिया है। हादसे के समय ट्रैक्टर पर बालू लदा नहीं था। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमआईएमसीएच भेजा गया है। मामले की जांच जारी है। रामगढ़ में सड़क जाम के दौरान पुलिस कार्रवाई में व्यक्ति घायल, थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा मेन रोड पर बुधवार दोपहर सड़क जाम के दौरान पुलिस की कार्रवाई में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल की पहचान अतुल कुमार सिंह एमआर के रूप में हुई है। उन्हें भुरकुंडा सीसीएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे एक वैगनआर कार और स्कूल बस के बीच जाम लग गया था, जिससे यातायात ठप हो गया। इसी दौरान भुरकुंडा थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता मौके पर पहुंचे और जाम हटाने का प्रयास करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जाम हटाने के दौरान थाना प्रभारी और कार चालक अतुल कुमार के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर थाना प्रभारी ने लाठी चलाई, जिससे अतुल कुमार के सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा। पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बाद में थाने में भी थाना प्रभारी और अतुल कुमार के बीच बहस हुई। इस पर थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता ने कहा, मुझे बदनाम करने के लिए वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। जाम अतुल कुमार और मनीष कुमार की वजह से लगा था। जब हम रेड से लौटकर जाम खुलवाने पहुंचे तो उन्होंने धमकी दी कि मुझे सस्पेंड करवा देंगे। मैंने अपना परिचय देने के बाद भी उन्होंने बहस और हाथापाई शुरू कर दी। मामले की जांच जारी है। सिद्धार्थ दुबे ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, लॉ यूनिवर्सिटी में पीएचडी और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने की मांग। रांची के सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे ने बुधवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर राज्य के विश्वविद्यालयों में विधि लॉ विषय में पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने की मांग की। उन्होंने छात्रवृत्ति योजना लागू करने का प्रस्ताव भी सौंपा, ताकि विधि के क्षेत्र में शोध और अकादमिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन मिल सके। सिद्धार्थ दुबे ने कहा कि इस पहल से कानूनी शिक्षा को नई दिशा मिलेगी और यह झारखंड के न्यायिक ढांचे के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। राज्यपाल ने मांग को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर रवि नारायण तिवारी, अधिवक्ता सौरभ तिवारी और राजीव रंजन दुबे भी उपस्थित थे। अनुराग गुप्ता ने डीजीपी पद से दिया इस्तीफा, नए डीजीपी की तलाश शुरू। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि सरकार ने अभी औपचारिक रूप से इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। राज्य सरकार ने नए डीजीपी की तलाश भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अनुराग गुप्ता ने मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद सरकार के शीर्ष स्तर पर हलचल तेज हो गई। आज सुबह उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ बुलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी। फिलहाल मुख्यमंत्री लुगुबुरु के राजकीय महोत्सव में शामिल हैं। उनके शाम रांची लौटने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पिछले 2 महीने से ही सरकार और अनुराग गुप्ता के बीच तनाव की स्थिति थी। सरकार ने पहले ही उनसे एसीबी और सीआईडी का प्रभार वापस ले लिया था, जिसके बाद उनके संबंध बिगड़ गए थे। एमएस भाटिया और प्रशांत सिंह नए डीजीपी की रेस में आगे बताए जा रहे हैं, जिनमें एमएस भाटिया का नाम शीर्ष पर है। लगातार विवादों में रहे अनुराग गुप्ता को सन 2022 में डीजी रैंक में प्रोन्नति मिली थी और जुलाई 2024 में उन्हें झारखंड का डीजीपी बनाया गया था।
बाद में निर्वाचन आयोग के आदेश पर उन्हें हटाया गया, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद फिर बहाल किया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को गलत ठहराया और महालेखाकार ने वेतन निर्गत करना बंद कर दिया। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां यह विचाराधीन है। अदालत के निर्देश पर उनका वेतन शर्तों के साथ बहाल किया गया था। अगर अदालत से कोई प्रतिकूल आदेश नहीं आता तो उनका कार्यकाल 2 फरवरी 2027 तक तय था। देवघर में प्रेमिका के चक्कर में पति ने पत्नी को जहर देकर मारा। पुलिस ने शुरू की गहन जांच। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के लकड़ीगंज गांव में बुधवार को 22 वर्षीय जानकी देवी पत्नी अजय कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने जानकी को जहर देकर मार डाला, जबकि अजय कुमार के किसी अन्य महिला से संबंध होने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार घटना से एक दिन पहले जानकी को ससुराल में जहर दिया गया, जिसके बाद उन्हें देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गई। मृतका की मां ने बताया कि दामाद ने पहले फोन कर बताया कि जानकी ने जहर खा लिया है, लेकिन बाद में उनका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। मौत की सूचना मिलने के बाद मायके पक्ष ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दिल्ली में नहीं हो सका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर। प्रशासन से अनुमति न मिलने पर आयोजन पर रोक। दिल्ली की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक मानी जाने वाली 200 साल पुरानी परंपरा फूल वालों की सैर इस बार आयोजित नहीं हो सकी। प्रशासनिक अनुमति न मिलने के कारण आयोजन को रद्द करना पड़ा। अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशान की ओर से बताया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने मेहरौली के आम बाग में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। मामला डीडीए और वन विभाग के बीच फंसा रहा और तय समय पर मंजूरी नहीं मिल पाई। आखिरकार समिति को आयोजन स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। फूल वालों की सैर की शुरुआत सन 1812 में मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। यह उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जिसमें दोनों समुदाय के लोग मिलकर योगमाया मंदिर और ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर फूलों के पंखे और चादर चढ़ाते हैं। 3 दिन तक चलने वाला यह पर्व शहनाई, कव्वाली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजा रहता था। अंग्रेजों ने इसे सन 1942 में बंद कर दिया था, लेकिन सन 1962 में केंद्र सरकार की मदद से इसे फिर शुरू किया गया और तब से यह हर साल मेहरौली में मनाया जाता रहा है। इस बार कार्यक्रम न हो पाने से स्थानीय लोगों और आयोजन समिति में निराशा है। लोगों का कहना है कि यह उत्सव दिल्ली की साझा संस्कृति और भाईचारे की पहचान रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रिया मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द पर हमला बताया। पार्टी संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा, अंग्रेजों ने इसे 1942 में रोका था, अब भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया। यह त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जहां मंदिर और दरगाह दोनों पर फूल चढ़ाए जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस बार प्रशासनिक चुप्पी ने फूलों की महक को खामोश कर दिया और दिल्ली की साझी संस्कृति को गहरा आघात पहुंचाया है। गुरु नानक जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुए प्रकाश उत्सव में। रांची के पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल में आयोजित गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश उत्सव में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मथा टेका और झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने सिख समुदाय सहित सभी नागरिकों को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी के विचार समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश देते हैं। यह दिन केवल सिख समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा, प्रकाश उत्सव में शामिल होकर मुझे हर बार अपार हर्ष की अनुभूति होती है। यह आयोजन सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं मानवता, समानता और एकता का संदेश देती हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही एक सशक्त और समरस समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री ने प्रकाश उत्सव में शामिल श्रद्धालुओं और सिख समुदाय के लोगों का अभिनंदन किया और कहा कि यह आयोजन राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का प्रतीक है। मौके पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, रांची के प्रेसिडेंट रणजीत सिंह हैप्पी, गुरुद्वारा मेन रोड के सचिव गगनदीप सिंह सेठी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जीएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला, बाबूलाल मरांडी का आरोप, सरकार असली दोषियों को बचा रही, सीआईडी के नोटिस पर उठाए सवाल। झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक प्रकरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरांडी ने कहा कि जब मामला न्यायालय के अधीन है, तब भी सरकार छात्रों की आवाज उठाने वाले कुणाल प्रताप और प्रकाश पोद्दार को डराने धमकाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि सीआईडी द्वारा नोटिस भेजना सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश है। मरांडी ने सवाल उठाया कि नेपाल में पेपर पढ़ने गए 28 छात्रों में से 10 सफल हुए, लेकिन सीआईडी ने केवल एक को आरोपी बनाया, बाकी 9 को क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि सरकार चयनित लोगों को बचाने और सच्चाई दबाने में लगी है। उन्होंने आगे कहा कि मनीष और दीपिका के बयान के आधार पर अधिकारी संतोष मस्ताना को जेल भेजा गया, जबकि ये दोनों सफल अभ्यर्थी हैं और कोर्ट में इंटरवेनर भी बने हुए हैं। मरांडी ने पूछा, जब ये लोग खुद परीक्षा में पास हुए तो आरोपी के पक्ष में बयान कैसे दे सकते हैं? मरांडी ने सीआईडी की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या रांची, हजारीबाग, पटना, न्यामतपुर और मंत्री रेजिडेंसी की सीसीटीवी फुटेज या कॉल डंप की जांच हुई? क्या नेपाल के होटलों की फिजिकल जांच की गई? उन्होंने कहा, युवाओं की आवाज दबाने की कोशिशें कभी सफल नहीं हुई। झारखंड के युवा अब अन्याय के खिलाफ एकजुट हैं। मरांडी ने सीआईडी अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की अपील की और चेताया, सरकारें बदलती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अगर भविष्य में हाई कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देता है, तो सीआईडी अधिकारियों के दामन पर दाग नहीं लगना चाहिए। पैसा नियमावली के गठन की संभावना अब 13 नवंबर से पहले तब तक जारी रहेगी, बालू की किल्लत। झारखंड में पैसा नियमों के गठन पर निर्णय एक बार फिर टल गया है। कैबिनेट की पिछली बैठक में भी पैसा नियमावली के मसौदे पर विचार नहीं किया गया। 30 अक्टूबर को राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया था कि नियमों का मसौदा मुख्यमंत्री को भेजा गया है और जल्द कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बालू घाटों के आवंटन पर रोक लगाई थी। अदालत ने कहा था कि जब तक पेसा नियम अधिसूचित नहीं होते, तब तक कोई आवंटन नहीं किया जा सकता। अब 13 नवंबर को अगली सुनवाई से पहले यदि मंत्रिमंडल की विशेष बैठक नहीं बुलाई जाती, तो बालू उत्खनन पर रोक जारी रहेगी। इसका असर आम लोगों और निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है, क्योंकि एनजीटी द्वारा पहले ही 15 अक्टूबर तक रोक लगाई गई थी। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने 9 सितंबर को आदेश दिया था कि पेसा नियमों की अधिसूचना में देरी पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि नियम लागू किए बिना रेत घाटों की नीलामी अवैध है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि राज्य सरकार का रेत घाटों का आवंटन पेसा अधिनियम 1996 का उल्लंघन है, क्योंकि ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है, जो अभी गठित नहीं हुई है। मंच ने यह भी कहा कि डीएमएफटी निधि का खर्च और रेत घाटों की नीलामी दोनों ही अवैध हैं और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए जांच की मांग की है। हलफनामे में यह भी उल्लेख है कि सरकार ने डीएमएफटी नियमों में स्वीकार किया है कि पेसा अधिनियम के तहत गठित ग्राम सभा मौजूदा ग्राम सभाओं से अलग है। अदालत के आदेशों के बावजूद नियम अधिसूचित न होने से अब राज्य में बालू संकट गहराता जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य ठप हैं और आम जनता को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।